हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एमपी और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये निर्माण आईएएस बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय कृषि से संबंधित है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, भारतीय कृषि के बारे में। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे आज किसके बारे में, भारतीय कृषि के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र की भूमिका प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि कुल जनसंख्या का लगभग 60% कृषि पर क्या है, आश्रित है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र ही देश की कुल श्रम शक्ति के लगभग 49% लोगों के लिए रोजगार सृजन करता है। तो ध्यान रखना है हमें, हम कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं कि कृषि क्षेत्र ही देश के कुल श्रम शक्ति के लगभग 49% लोगों के लिए रोजगार क्या करता है, सृजन करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इसके बाद देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा बागवानी आदि आते हैं। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात भारत का द्वितीय तथा चीन का क्या है, तृतीय स्थान है। तो ध्यान रखना है हमें कि कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है, इसके बाद भारत का, और तीसरा स्थान किसका है, चीन का है। जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की दर से वृद्धि होनी चाहिए। प्रारंभ में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर लगभग 2.5% रही है, 2.5% रही है, जिसे 4% तक बढ़ाने की क्या है, आवश्यकता है। तो जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की दर से वृद्धि होनी चाहिए। प्रारंभ में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना था, तो लगभग 2.5% रही है, और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है कितने प्रतिशत तक, 4% तक। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो भारत की 64.18% कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 130.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आता है। तो 2021-22 की अगर हम बात कर रहे हैं तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, 130.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आता है। भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी तथा छिपी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद हम कृषि का महत्व देखें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का मूल्यांकन अधोलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। बिंदु हम देखते हैं। पहला बिंदु क्या है, राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान 1950-51 में 55.40 था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर जीवीए मतलब 2011-12 की कीमत पर कितना हो गया है, 18.3% हो गया है। तो हमने क्या देखा कि भारत के जीडीपी में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना था, 1950 और 51 में 55.40 था, और वर्ष 2022-23 में घटकर कितना हो गया है, तो 18.3% का हो गया है। देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कुल जीवीए में अंश वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः 18% और अगर 2016-17 में 2017-18 में 18% था, और 2018-19 में कितना था, 17.1% था। भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 4% है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है। तो भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का 0.3% भाग जो है ये कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कितना है, 4% है, और राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का क्या दिया है, सुझाव दिया है। इसके बाद दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व। देश में कुल रोजगार में कृषि तथा संबद्ध व्यवसाय का हिस्सा 48.9% है। उल्लेखनीय है कि 1950-51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 69.5% कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में लगा हुआ था। वर्तमान में 54.6%
प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में क्या है, संलग्न है। अगला बिंदु है औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व के बारे में। भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती और पटसन वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति और बागान उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। छठवीं आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार देश में कुल 58.5 मिलियन प्रतिष्ठान कार्यरत थे, जिनमें से 34.8 मिलियन प्रतिष्ठान जो थे वो कहाँ से थे, ग्रामीण क्षेत्र में थे। तो हमने क्या देखा कि छठी आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार देश में कुल 58.5 मिलियन प्रतिष्ठान कार्यरत है, जिनमें से 34.8 मिलियन जो प्रतिष्ठान हैं वो कहाँ से थे, ग्रामीण क्षेत्र में थे। और ये कितने प्रतिशत थे, तो ये 59.5% थे। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो देश में मौजूद कुल उपक्रमों में 77.6% गैर कृषि कार्य में तथा शेष 22.4% कृषि कार्य में संलग्न थे। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि क्षेत्र का महत्व देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि क्षेत्र का अगर हम महत्व देखें तो वर्ष 2021-22 में देश के निर्यात में कृषि और संबद्ध वस्तुओं का योगदान कितना था, 11.9% था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 11.6% हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 0.3% की कमी दर्ज की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि क्षेत्र का महत्व में हमने क्या देखा कि वर्ष 2021-22 में देश के निर्यात में कृषि और संबद्ध वस्तुओं का योगदान कितना था, 11.9%, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 11.6% हो गया और विगत वर्ष की तुलना में 0.3% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का आयात देश के कुल आयात का 4.4% था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 4.1% हो गया। फलस्वरूप कृषि संबंधी वस्तुओं के आयात में 0.3% की कमी दर्ज की गई है। नोट दिया गया है कि कृषि एवं संबद्ध उत्पादों में समुद्री उत्पादों को भी समाहित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारत विश्व में कृषि उत्पादों के 10 अग्रणी निर्यातकों में से क्या है, एक है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार कृषि और खाद्य उत्पाद में वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा निर्यात में 2.5% तथा आयात में 1.7% है। ध्यान रखना है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व व्यापार सांख्यिकी के द्वारा 2023 की रिपोर्ट में अगर हम देखें तो कृषि और खाद्य उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा निर्यात में 2.5% है और आयात में 1.7% है। कृषि और खाद्य पदार्थों के वैश्विक निर्यात में भारत वर्ष 2019 में 8वें स्थान से ऊपर उठकर वर्ष 2023 में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 में कृषि और खाद्य पदार्थों के वैश्विक आयात में भारत का स्थान कौन सा है, तो वैश्विक आयात में भारत का स्थान जो है वो 8वां है। किसमें, कृषि और खाद्य पदार्थों के वैश्विक आयात में भारत का स्थान कौन सा है, 8वां है। इसके बाद अब हम बात करें अगर कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कुल जीवीए अंश प्रचलित मूल्य पर अगर हम देखें तो जीवीए में कृषि अंश प्रतिशत में अगर हम देखें तो 2021-22 में कितना था, 19% था और 2022-23 में 18.3% है। इसके बाद हम बात करें तो ये किसके आधार पर है, तो वर्ष 2011-12 के आधार मूल्य पर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की औसत वृद्धि 1.6% रही, जबकि 4% का लक्ष्य रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का औसत वृद्धि कितना हुआ, 1.6%, जबकि टारगेट कितना था, 4% का था। कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 11.6% है। वर्ष 2022-23 के कृषिगत आयातों में सर्वाधिक योगदान खाद्य तेल का रहा है। ध्यान रखना है कि वर्ष 2022-23 में कृषिगत आयातों में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, खाद्य तेल का रहा है। वर्ष 2022-23 के कृषिगत निर्यातों में प्रमुख योगदान क्रमशः अनाज, समुद्री उत्पाद तथा मसालों का रहा है। वर्ष 2022-23 की हम बात कर रहे हैं तो कृषिगत निर्यातों में आयातों में सर्वाधिक किसका था, खाद्य तेल का। निर्यातों में प्रमुख योगदान अनाज, समुद्री उत्पाद और मसालों का रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंश निरंतर कम होना विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। तो राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंश निरंतर कम होना क्या दर्शाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। इंडिया विजन 2020 के लक्ष्यानुसार जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 6% निर्धारित किया गया था।
इंडिया विजन 2020 के लक्ष्य अनुसार जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 6% क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण के बारे में। 2019-20 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण सकल मूल्य वर्धन जीवीए के अनुपात का 15.9% हो गया है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 2019-20 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण सकल मूल्य वर्धन जीवीए के अनुपात का 15.9% हो गया है। देश के कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 में 7.9% हो गया है। कृषि क्षेत्र में 80% से अधिक निवेश जो है वो निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण के बारे में। भारत की प्रमुख फसलें, तो रबी फसलों में कौन सी आती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। इनकी बुआई अवधि कब है? अक्टूबर नवंबर में। और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। इनकी जो बुआई होती है ये जून जुलाई में होती है और कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। जायद फसल कौन सी है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती को जायद फसल कहा जाता है। बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई कब होती है? जून जुलाई में होती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा फसलों की वर्गीकरण के बारे में। इसके बाद कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य कुल भूमि की दृष्टि से विश्व के 5 शीर्ष राष्ट्र हैं। कृषि योग्य कुल भूमि की दृष्टि से विश्व के 5 शीर्ष राज्य में पहला नाम किसका आता है? अमेरिका का, दूसरा भारत का, तीसरा चीन का, चौथा रूस का और पांचवा किसका है? ब्राजील का है। तो ध्यान रखना है कि अगर हम कृषि योग्य भूमि वाले 5 शीर्ष राज्य देखें तो पहले अमेरिका, दूसरे में भारत, तीसरे में चीन, चौथे में रूस और पांचवें में ब्राजील। लेकिन अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से कृषि योग्य भूमि वाले 5 शीर्ष राष्ट्र देखें तो प्रतिशत की दृष्टि में पहला नंबर आता है बांग्लादेश, दूसरा डेनमार्क, तीसरा यूक्रेन और चौथे नंबर पर हमारा भारत है और पांचवें नंबर पर कौन है? मालदीव है। तो प्रतिशत की दृष्टि से कृषि योग्य भूमि वाले 5 शीर्ष राष्ट्र कौन से? बांग्लादेश, डेनमार्क, यूक्रेन, भारत और मालदीव। भारत की कृषि योग्य भूमिधारी 5 शीर्ष राज्य कौन है? तो भारत के कृषि योग्य भूमिधारी 5 शीर्ष राज्य जो हैं वो कौन से हैं? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और पांचवें नंबर पे कर्नाटक है। चौथे नंबर पे हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। तो भारत की कृषि योग्य भूमिधारी 5 शीर्ष राज्य में पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर कौन आता है? हमारा मध्य प्रदेश आता है। निर्माण कैप्सूल में एक कुछ इंफॉर्मेशन दी है, देखते हैं क्या है। भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% है, जबकि वह विश्व की 17.5% जनसंख्या का क्या करता है? पोषण करता है। तो भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत है? मात्र 11% है, जबकि वह विश्व की 17.5% जनसंख्या का क्या करता है? पोषण करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कृषि जोत के बारे में। कृषि जोत भूमि के उस क्षेत्रफल को कहते हैं जो प्रत्येक किसान परिवार के पास अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उपलब्ध होता है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। भारत में 68.52% सीमांत जोत पाए जाते हैं, मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। इसके बाद 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि या भूमि जोत को लघु जोत कहा जाता है। 2 से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि को मध्यम जोत कहा जाता है और 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल या इससे अधिक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि को बृहद जोत कहा जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो 46% भाग है वो क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। बृहद जोत की दृष्टि से प्रमुख राज्य कौन है? तो अगर हम बात करें बृहद जोत की दृष्टि से प्रमुख राज्य जो हैं वो कौन है? तो सबसे पहले नागालैंड है, दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? पंजाब आता है, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और चौथे नंबर पे कौन आता है? राजस्थान आता है। लघु जोत की दृष्टि से प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो केरल है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है और बिहार है। तो लघु ज्योति की दृष्टि से प्रमुख राज्य केरल, लक्षद्वीप, दमन दीव और बिहार है।
और बृहद जोत की दृष्टि से कौन है? तो बृहद जोत की दृष्टि से नागालैंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और क्या है? राजस्थान। लघु जोत की दृष्टि से केरल, लक्षद्वीप, दमन दीव और बिहार है। भारत में 17.68% जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पशुपालन के बारे में। तो विश्व में भारत का पशुधन संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान ब्राजील का और तीसरा स्थान किसका है? चीन का है। भारत गौ, पशु और भैंस में प्रथम स्थान रखता है। भारत बकरी में प्रथम तथा भेड़ों की संख्या में दूसरा स्थान रखता है। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार देश में पशुधन की कुल संख्या कितनी है? तो 536.76 मिलियन थी। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु कितने हैं? तो 36.08%, भैंस 20.46%, बकरी 27.73%, भेड़ जो है वो 13.83% तथा सुअर जो है वो कितने? 1.68% है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि बुक में लिखा हुआ है इस वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं बस। तो हमने इसके किसके बारे में पढ़ा? हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा। हमें बस इतना याद रखना है कि अगर भारत की पशुधन संख्या की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो भारत का स्थान प्रथम है, दूसरा ब्राजील का, तीसरा स्थान चीन का है। भारत गौ, पशु और भैंस में क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। बकरी में प्रथम और भेड़ों की संख्या में दूसरा स्थान रखता है। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं विश्व पशुधन में भारत का स्थान। तो गाय और बैल में प्रथम है, भैंस में प्रथम है, बकरी में प्रथम, भेड़ में द्वितीय, कुक्कुट में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना है कुक्कुट में हमारा 7वां रैंकिंग है, बतख में 5वां और संपूर्ण पशुधन में हमारा कौन सा रैंकिंग है? तो हमारा प्रथम रैंकिंग है। इसके बाद अगर हम देखें तो विश्व दूध उत्पादन में 1998 से ही भारत का पहला स्थान है। तो विश्व में दूध उत्पादन में अगर हम बात करें तो 1998 से ही भारत का पहला स्थान है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2018-19 में 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 221.6 मिलियन टन हो गया। संपूर्ण विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो 24% है। तो बस हमें ज़्यादा चीज़ों को नहीं क्योंकि हम इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है डेटा फॉर्म में दिया गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक नंबर्स दिए गए हैं। तो बस हमें यही याद रखना है, जितनी चीज़ें हमें ईजिली याद हो जाएं कि विश्व दूध उत्पादन में 1998 से ही भारत का प्रथम स्थान है। इसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2018-19 में 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 221.6 मिलियन टन हो गया। और संपूर्ण विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है। तो कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि जो अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो 2018-19 की तुलना में 2021-22 में क्या देखी गई है? बढ़ोतरी देखी गई है। और कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 24% है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हमें ये पढ़ना भी नहीं कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में विभिन्न प्रजातियों का योगदान। तो यहाँ पे कुल भैंस का कितना दिया गया योगदान? प्रतिशत में 45.7, गाय का 52%, बकरी का 2.93%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राष्ट्र। तो शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राष्ट्र में सबसे पहले नंबर आता है किसका? भारत का। दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। तो इस तरीके से अगर हम 5 दुग्ध उत्पादक राष्ट्र देखें तो पहले नंबर पर भारत, फिर USA, पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील आता है। इसके बाद शीर्ष 5 गौ पशु संख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो गौ पशु संख्या वाले राज्य में सबसे पहले आता है कौन? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन आता है? हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो शीर्ष 5 गौ पशु संख्या वाले राज्य में पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार और पांचवा कौन है? महाराष्ट्र है। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। तो शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य में किनका नाम आता है? पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे गुजरात और पांचवें नंबर पे कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 15 मार्च 2023 को जारी
बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान दुग्ध उत्पादन में 5.29% की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल दुग्ध उत्पादन 221.06 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2021-22 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन है। ध्यान रखना है हमें कि दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, तो 444 ग्राम प्रतिदिन है। स्टेट और यूटी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में पशुधन उत्पाद में 129.60 बिलियन अंडे, 33.12 हजार टन ऊन तथा 9.29 मिलियन टन मांस का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये लाइन नहीं है, तो हमें इसको पढ़ना भी नहीं है कि यहाँ पे क्या दिया गया है। एक रिपोर्ट दी गई है और यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते। इसके बाद हम बात करते हैं पशुओं का मांस तथा ऊन की प्राप्ति हेतु प्रजनन कराना स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि स्टॉक फार्मिंग क्या होता है। तो स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं का मांस तथा ऊन की प्राप्ति के लिए जो प्रजनन कराया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। वर्तमान में देश में प्रोटीन की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता लगभग कितनी है, तो 11.3 ग्राम है, जबकि इसका विश्व औसत कितना है, 29 ग्राम है। कुल पशुधन, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कुल पशुधन संख्या की दृष्टि से देश में प्रथम, दूसरा एवं तीसरा स्थान जो है वो किसका है, तो कुल पशुधन संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का और तीसरा किसका है, मध्य प्रदेश का है। इसके बाद शीर्ष 5 ऊन उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो पहला राजस्थान है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा गुजरात है, चौथा महाराष्ट्र है और पांचवा कौन है, हिमाचल प्रदेश है। तो शीर्ष 5 ऊन उत्पादक राज्य में हमारा मध्य प्रदेश नहीं है, तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्य में पहला कौन है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर तेलंगाना आता है। हम शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर कौन आता है, तेलंगाना आता है। शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य में कौन है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य में साउथ स्टेट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल और क्या है, कर्नाटक है। तो ध्यान रखना है शीर्ष में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मत्स्य पालन के बारे में, भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि देश है। तो भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, जल कृषि देश है। भारत वैश्विक उत्पादन का 7.56% हिस्सा जो है वो क्या करता है, उत्पादन करता है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन में लगभग 1.24% और कृषि जीवीए में 6.7% से अधिक का क्या देता है, योगदान देता है। तो यह देश यानी भारत जो है ये सकल मूल्य वर्धन में लगभग 1.24% और कृषि जीवीए में 6.7% से अधिक क्या करता है, योगदान देता है। कौन, मत्स्य पालन से संबंधित चीज़ों के बारे में बोल रहा है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 145 लाख टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया। मत्स्य पालन भारत में लगभग 28 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में आंध्र प्रदेश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद कौन है, पश्चिम बंगाल है। तो ध्यान रखना है अगर मछली पालन के बारे में बात हो रही है तो भारत में आंध्र प्रदेश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक और उसके बाद कौन है, पश्चिम बंगाल है। मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का क्या किया है, विस्तार किया है। तो मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का क्या किया है, विस्तार किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मत्स्य पालन के लिए नए केसीसी धारकों की सीमा केवल 2 लाख है। मत्स्य पालन विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना, तो अगर हम बात करें 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम की एक प्रमुख योजना क्या की गई है, लागू की गई है। तो हमने क्या पढ़ा, मत्स्य पालन विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा
5 वर्ष के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम की एक प्रमुख योजना को क्या किया गया है, लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बागवानी के बारे में। बागवानी के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सब्जी उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है। फलोत्पादन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। फलोत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। पुष्पोत्पादन के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। मसाला उत्पादन को स्पाइस प्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान रखना है, सब्जी उत्पादन का संबंध किससे, ओलेरी कल्चर। फलोत्पादन का संबंध पोमोलॉजी, पुष्पोत्पादन से का किससे संबंध है, फ्लोरिकल्चर, और मसाला उत्पादन स्पाइस प्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बारे में। स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में। मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ है, तो स्थापना 27 मार्च 2006 में हुई। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984, केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना 27 मार्च 2006, मुख्यालय मेजिफेमा नागालैंड में है। हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 28.04 मिलियन हेक्टेयर रहा। हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 347.18 मिलियन टन हुआ, जिसमें सब्जी तथा फलों का उत्पादन क्रमशः 204.83 मिलियन टन एवं 107.24 मिलियन टन हुआ था। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 28.04 मिलियन हेक्टेयर रहा। हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 347.18 मिलियन टन हुआ, जिसमें सब्जियों तथा फलों का उत्पादन 204.83 मिलियन टन एवं 107.24 मिलियन टन हुआ। तो सब्जियों और फलों का, तो सब्जियों का कितना 204.83 और फलों का 107.24 मिलियन टन हुआ। इसके बाद वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न फसलों की तुलना में क्या रहा, अधिक रहा। अब हम बात करते हैं सब्जी उत्पादन के बारे में, ओलेरी कल्चर के बारे में। उद्यान विज्ञान की यह शाखा जिसके अंतर्गत शाकोत्पादन, शाक मतलब सब्जियां, शाकोत्पादन वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। शाकोत्पादन या सब्जी विज्ञान ओलेरी कल्चर कहलाता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जियां, 115 ग्राम पत्तियों वाली, 115 ग्राम अन्य एवं 70 ग्राम जड़ वाली का प्रयोग करना चाहिए। देश में सब्जियों की उपलब्धता 2005 के 279 ग्राम व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़कर 2017-18 में 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं शीर्ष 5 सब्जी उत्पादक राज्य के बारे में। तो शीर्ष 5 सब्जी उत्पादक राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर बिहार और पांचवें नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। शीर्ष 5 सब्जी उत्पादक राज्य में कौन? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। शीर्ष उत्पादन वाली सब्जियां कौन सी हैं? तो आलू, प्याज, टमाटर और बैगन। ध्यान रखना है, शीर्ष उत्पादन वाली सब्जियों में सबसे पहले नाम आता है आलू, दूसरे नंबर पर प्याज, तीसरे नंबर पर टमाटर और चौथे नंबर पे बैगन। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में वर्ष 2020-21 में 200.44 मिलियन टन कुल सब्जी का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2021-22 में तृतीय अग्रिम अनुमान में बढ़कर 204.83 मिलियन टन हो गया। विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में भारत का योगदान 11.38% है। सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत विश्व में अदरक, प्याज तथा भिंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखना है हमें कि भारत, अगर हम बात कर रहे हैं तो विश्व में अदरक, प्याज और भिंडी के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत विश्व में आलू, बैगन, लहसुन, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर के उत्पादन के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखना है आलू से संबंधित चीज़ों के बारे में कि भारत विश्व में विश्व की बात की जा रही है तो विश्व में आलू जो है, आलू, बैगन, लहसुन, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर के उत्पादन के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। चने की हरी पत्तियों, हरी टमाटर, लोबिया, बथुआ व फूल गोभी आदि में
समुचित मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है जो ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो ध्यान रखना है, काशी लालिमा जो है ये भिंडी की एक क्या है, प्रजाति है जो ग्रीष्म और शीत ऋतु में क्या होती है, उगाई जा सकती है। इसके बाद हम निर्माण कैप्सूल देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तकनीक से आनुवांशिक रूप से परिवर्तित आलू यानी जीएम पोटैटो का विकास किया गया। इसमें सामान्य आलू की तुलना में 40% अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आलू को चौलाई पौधे मतलब अमेरैंथस के एक जीन AMA1 के साथ आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग कर परिवर्तित किया गया। अमेरैंथस एक श्री अन्न है जिसका सेवन मध्य अमेरिका और एशिया के देशों में प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि अमेरैंथस का संबंध किससे है, तो ये आलू से है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जी क्षेत्रफल आधारित शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं। तो सब्जी क्षेत्रफल आधारित शीर्ष 5 राज्य जो हैं वो कौन से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। कौन से हैं सब्जी क्षेत्रफल आधारित शीर्ष 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कौन है, बिहार है। इसके बाद हम बात करते हैं मसालोत्पादन के बारे में। मसालोत्पादन में अगर हम देखें तो भारत को मसालों का घर कहा जाता है। भारत में केरल राज्य को कई प्रकार के मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण मसालों का बागान भी कहा जाता है। केरल में काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के अतिरिक्त पत्ती और बीज वाले मसालों का उत्पादन होता है। कहाँ पे, केरल में। वर्तमान में भारत मसालों का और मसाला के उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में वर्ष 2021-22 में मसालों का उत्पादन 10.81 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। भारत में मसालों की उत्पादकता कितनी है, तो 2.0 टन या हेक्टेयर है। विश्व मसाला व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% है। संसार में 4 सबसे बड़े मसाला उत्पादक राष्ट्र जो हैं वो कौन है, पहले नंबर पे तो हमारा भारत ही है, दूसरे नंबर पे इथोपिया, तीसरे नंबर पे तुर्की और चौथे नंबर पे बांग्लादेश। तो संसार में 4 सबसे बड़े मसाला उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं, भारत, इथोपिया, तुर्की और बांग्लादेश। इसके बाद अगर हम देखें तो मेथी और सौंफ के उत्पादन में क्रमशः राजस्थान और गुजरात का देश में पहला स्थान है। मेथी और सौंफ के उत्पादन में अगर हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात का देश में पहला स्थान है। देश में मसालों के संपूर्ण निर्यात में काली मिर्च एवं हल्दी का योगदान 50% से अधिक है। देश में मसालों के संपूर्ण निर्यात में काली मिर्च और हल्दी का योगदान 50% से अधिक है। काली मिर्च को मसालों का राजा तथा काला सोना की भी उपमा दी जाती है। मसालों की रानी उपमा इलायची को प्रदान की गई है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, मसालों के बारे में। भारत के प्रमुख मसाला पार्क अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, छिंदवाड़ा और गुना में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर में है, केरल में पुट्टडी में है, राजस्थान में कहाँ पर है मसाला पार्क, जोधपुर, रामगंज मंडी में, तमिलनाडु में शिवगंगा में और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, रायबरेली में। तो भारत के प्रमुख मसाला पार्क मध्य प्रदेश का ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, छिंदवाड़ा और गुना में है। इसके बाद हम बात करते हैं, और कभी इस तरीके से क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेता है, तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश से अगर मसाला पार्क मत तो छिंदवाड़ा और गुना में है, आंध्र प्रदेश का कहाँ है, गुंटूर में, केरल का कहाँ है, पुट्टडी में, राजस्थान का कहाँ है, जोधपुर, रामगंज मंडी में, तमिलनाडु का शिवगंगा में और उत्तर प्रदेश का जो मसाला पार्क है वो रायबरेली में है। इसके बाद अगर हम देखें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल तथा 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर वाले क्षेत्र में काली मिर्च की फसल जो होती है अच्छी होती है। विश्व में काली मिर्च के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर कौन है, तो थाईलैंड, चीन और इथोपिया है। मतलब अगर हम काली मिर्च की बात करें तो भारत हमारा प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हमारा कौन है, थाईलैंड, तीसरे स्थान पे चीन और चौथे स्थान पे इथोपिया है। भारत हर साल लगभग 1200 टन कच्ची हींग का आयात करता है। भारत वर्तमान में अपने हींग के कुल उत्पादन का 40% क्या करता है, उपभोग करता है। अक्टूबर 2020 में भारत ने हींग के पौधे की पहली बार खेती की। अक्टूबर 2020 में भारत ने हींग के पौधे की पहली बार क्या की, खेती की। हिमाचल प्रदेश में स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा लाहौल घाटी
हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई। तो ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई। वर्ष 2019 में BBC की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत हींग के आयात के लिए ज़्यादातर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर क्या है, निर्भर है। तो वर्ष 2019 में BBC की रिपोर्ट में क्या पाया गया है कि भारत हींग के आयात के लिए ज़्यादातर किस देशों पर निर्भर है, तो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर। इसके बाद अगर हम देखें तो शीर्ष 5 मसाला उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा तेलंगाना और पांचवा कर्नाटक। तो शीर्ष 5 मसाला उत्पादक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक। मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो अगर हम बात करते हैं अदरक के मामले में तो सबसे पहले कौन आता है? मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा ओडिशा। अदरक के मामले में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? अदरक के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर ओडिशा। धनिया में मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर राजस्थान। लहसुन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। काली मिर्च में कर्नाटक, केरल और असम। छोटी इलायची में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बड़ी इलायची में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद नागालैंड। लौंग का तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। हल्दी में प्रथम रैंकिंग किसकी है? महाराष्ट्र की, फिर दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे कर्नाटक और केसर में जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से हमने मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य देखे। तो अदरक का कौन है? मध्य प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे ओडिशा। धनिया में तो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे राजस्थान है। लहसुन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है, फिर राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। काली मिर्च में कर्नाटक, फिर केरल और फिर असम है। छोटी इलायची में केरल, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है। बड़ी इलायची में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और फिर नागालैंड। लौंग में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। हल्दी में महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक और केसर में कौन है? जम्मू कश्मीर है।